मस्ती से की जाती है। अगर पढ़ाई को आप बोझ बना के करेंगे तो आपको जिंदगी में कोई चीज़ नहीं आएगी, और पढ़ाई को आप मस्ती से पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ आती चली जाएगी। लेकिन समस्या है कि पढ़ाई को मस्ती बनाता कौन है? सब तो बोझ ही लेके पढ़ते हैं, सोचते कि अरे ये तो कहाँ से आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से हम लोग। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। ठीक, एक बार जरा सा हम ओपन कर लें, क्या वो कहाँ गया भैया? एक मिनट शेयर कर दे बस तुम लोगों को। ये सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। अब आप जरा अब हमको ये बताइए कहाँ तक हो गया है, क्योंकि हम तो गए हैं भूल। सर पेज 92 में सेकंड पैराग्राफ हो गया है। 92 तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ सेकंड पैराग्राफ। अच्छा, ये तीसरी कसम में एक मात्र नहीं तो ठीक, ठीक है, यही से पढ़ाना है ना तीसरी कसम, यही ना? यस सर। देखिए इसके ऊपर अरे ये तो हो गया था, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, कल मैंने बता दिया था इसको। ठीक, बोलिए कि नहीं हुआ था? नहीं सर, नहीं इसके बारे में। अच्छा ठीक है भाई, ये लेकिन यहाँ तक, अच्छा यहाँ तक वाला ठीक ठीक ठीक, उनका दृढ़ मंतव्य था। हाँ यहाँ बताना ठीक है। कहते कि उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि के आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे, और उनका यकीन गलत नहीं था। देखिए शैलेंद्र का एक जो मत था, ये जो विश्वास था कि दर्शकों की रुचि के आड़ में दर्शक क्या पसंद करते हैं उसके चक्कर में हमको उथलेपन को, माने दिखावेपन को, उनको दर्शकों को दिखावा पसंद है। लेकिन जो लेखक है शिल्पकार शैलेंद्र है, वो उनका कहना है कि दर्शकों की क्या डिमांड है उस डिमांड पे हमें हमेशा नहीं चलना चाहिए। भाई उनकी मांग तो कुछ और होगी, लेकिन हम समाज के सापेक्ष रहकर ही जो चीजें लीगल होंगी उसी को दिखा सकते हैं। ठीक, तो यही करें कि उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे, और जो कलाकार है जो भूमिका निभा रहा है उसका भी एक कर्तव्य होता है, उसकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि कलाकार की अगर रुचियां गलत हैं तो उसको परिष्कार में दूर करने का प्रयास करें। आप सही लाइन पर आइए, सही रुचि पर आइए। ठीक, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? कहते हैं उनका यकीन, कहते हैं कि उनका यकीन गलत नहीं था, माने वो जो कह रहे थे वो सही था, वो गलत नहीं था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए। मतलब कहते हैं कि उसके अलावा इन सब मतों पर विश्वास रखने के बाद, इन सब बातों की जिम्मेदारियां लेने के बाद उनका एक विश्वास भी था कि जो चीज उसके बाद उन्होंने जो लिखा वो भी बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत लोकप्रिय हुआ। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? कहते कि शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया। अभिजात्य माने समझते क्या होता है? धनी वर्ग होता है, लिख लीजिए। अभिजात्य माने होता है धनी वर्ग। तो लिखते हैं कि शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को, मतलब झूठे दिखावापन को उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उनका क्या विचार था? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, व्यर्थ के दिखावेपन से भी हमेशा दूर रहते थे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कहते कि उनके गीत भाव प्रवण थे, दुरूह नहीं। उनके गीत भाव, जो उनके गीत के बोल थे वो प्रवण, बहुत आसान थे। दुरूह बने कठिन नहीं थे। ये गाना देखिए, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे। देखिए कविता इस गाना आप लोग सुने हैं, मेरा जूता है जापानी, सुने हैं इस गाने को? यस सर। यस सर। अगर इस गाने को देखिए तो कितना बढ़िया गाना लिखा है। और लास्ट में कहते हैं सर पर लाल टोपी रोसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मतलब हम पूरी तरह से भारत के हैं, भले हम जूते चाहे जहां के पहने, टोपी चाहे जहां की लगाए, पैंट चाहे जहां का पहने। क्लियर? हाँ सर। कहते हैं कि शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए है। और वो जो गाना था वो शांत नदी। देखिए जो आदमी कहते हैं कि जो आदमी एकदम भरा हुआ होता है उसके अंदर विनम्रता होती है। अधजल गगरी छलकत जाए, जिसके पास कम ज्ञान होता है वो ज्यादा उछलता है। आपको पता है कि नहीं ये बात? और जो पढ़ा लिखा विद्वान होता है, विद्वान हमेशा शांत रहता है। ठीक, कहते हैं कि यही विशेषता उनकी जिंदगी की थी कि वो हमेशा शांत रहते थे। यही उन्होंने अपने फिल्म के द्वारा भी साबित किया था। और जो चीज वो दिखते थे, जो चीज वास्तव में उनके व्यक्तित्व में था, उसी चीज को वो अपने फिल्मों में उतारना चाहते थे। अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ये हिंदी है बेटा, घबराना मत, हम लोग को एकदम याद करा देंगे। ठीक, ओके। एक मिनट बेटा, एक मिनट। चलिए बेटा आगे चलिए। कहते हैं कि तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया हो। तीसरी कसम जो फिल्म थी, लेखक लिखते हैं कि यह एकमात्र, मतलब अकेली फिल्म तो नहीं कह सकते, लेकिन जो गिनी चुनी फिल्मी साहित्य पर बनी है वो साहित्य के साथ 100%, मतलब जैसी चीजें साहित्य में लिखी गई एज इट इज उसी को उस पर फिल्माया गया। समझ गए? जैसे एक उपन्यास था पेशावर एक्सप्रेस, मैंने आपको कल एक वीर जारा पिक्चर का नाम लिया था, आपको याद होगा? कल मैंने एक वीर जारा मूवी का मैंने नाम लिया था। वीर जारा आप लोग देखेंगे, बहुत ही अच्छी फिल्म है। ठीक, कहते हैं कि शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका और छीट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया। कजरी नदी के किनारे उकड़ू बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती है ना आप, तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों से बोलती है और दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्त नहीं दे सकते। मतलब एक नायिका हीरामन और क्या नाम था उनका, क्या नाम था? हीराबाई। हाँ, हीरामन और हीराबाई का जो कैरेक्टर, जो किरदार वहीदा रहमान और राज कपूर जी ने इस फिल्म में निभाया है, वो मन से जब पूछते हैं कि आप समझती हैं ना, तो जो बात उन्होंने आंखों से दी है उसको दुनिया, जो जवाब उन्होंने आंखों से दिया है। कहते हैं ना कि प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है। मैंने एक बार आपको बताया था जब ततारा वामिरो की कथा पढ़ा रही थी। हाँ, तो बेटा कि जो प्रेम की भाषा होती है बेटा ना, उसके पास कोई शब्द नहीं होती है। और वही चीज को यहाँ लिखते हैं कि दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्त नहीं दे सकते। मतलब आवाज, प्रेम की भाषा का कोई आवाज, अगर सच्चा प्रेम हो तो कोई दुनिया का व्यक्ति उसको अपनी आवाज दे ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? ऐसे ही सूक्ष्मताओं से स्पंदित थी तीसरी कसम और इसी तरह से गूढ़ रहस्यताओं से स्पंदित माने बस्ती थी। क्या वो पिक्चर थी? कौन सी? तीसरी कसम। अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गाड़ीवान, चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिजड़े वाली मुनिया। ठीक, क्या गाना है? गाना आप लोग सुने हैं? नो सर। अरे अब लोग सुनिए भाई, देखिए ये साहित्य है।
साहित्य में आप जब डूबेंगे बेटा ना, तो आप अपनी निजी यथार्थ जिंदगी से परिचित होंगे। अभी तो हम लोग भौतिकवादी दुनिया देख रहे हैं, या पेड़ ये वो दुनिया भर की। साहित्य में जब आप आएंगे बेटा ना, साहित्य आपको अपने व्यक्तित्व से परिचित कराता है। कहते हैं कि अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाड़ीवान, चलत मुसाफिर मोह लिए रोए, पिजड़े वाली मुनिया, टप्पर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। एक नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेने वाला संजय गाड़ीवान, अभाव की जिंदगी जीते लोग के सपनीले कह कहे। उस पूरे पिक्चर की दास्तां है, उस पिक्चर में कैसे होता है, कैसे कैसे लोग छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हैं, जब दुल्हन जा रही होती है डोली में तो बच्चे दौड़ रहे हैं, गाना गा रहे हैं कि चलत मुसाफिर मुँह लिए रोए। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ये सब पूरे पिक्चर की बात बताई जा रही है। अब आगे देखिए, आगे से खत्म कर देते हैं, घबराओ मत। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव, वे जिंदगी से दूर होती है। यदि त्रासद स्थितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। और तीसरी कसम की खास बात यह थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है। देखिए, वास्तविकता बात तो यही है कि हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि लोक तत्वों का अभाव। जो हमारी निजी जिंदगी में हो रहा है, ये पिक्चरों में नहीं दिखाया जाता। हाँ, जोड़ा भले जाता है, जो हमारी जिंदगी निजी जिंदगी में चीजें होती हैं, फिल्म में वो चीज दिखाई ही नहीं जाती। केवल जोड़ी भर जाती है कि मनुष्य के साथ ये घटनाएं घट सकती हैं। और यदि कहीं त्रासदी, त्रासद वाले दुख, यदि दुख की स्थिति दिखाई जाती है तो उन्हें ग्लोरीफाई, उस दुख में भी कहीं ना कहीं सुख दिखाया जाता है। दुख का ऐसा विभत्स माने दंडा न देखने वाला विभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। या तो आपको इतनी हाइपर चीजें, इतनी अतिशयोक्ति चीजें दिखा दी जाएंगी जो आप विश्वास नहीं कर सकते। ठीक। और तीसरी कसम की खास बात थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है। और तीसरी कसम में जो चीज दिखाई गई है उसमें यह था कि जीवन में चीजें घटती हैं तो इसमें ऐसी परिस्थिति के साथ ऐसे चलना होता है। जीवन के सापेक्ष, जैसा जीवन होगा वैसी परिस्थिति होगी। ओके, कोई दिक्कत? नो सर। तुम लोग को आनंद आ रहा है कि नहीं? यस। कहते हैं मैंने शैलेंद्रकार को गीतकार नहीं कवि कहा है। वे यहाँ तो कोई दिक्कत को समझाने की बात है नहीं। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए व्यस्त, धन और लिप्सा से कोसों दूर थे। जो बात उनकी जिंदगी में थे उनके गीतों में भी। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था और वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। देखिए, इस पैराग्राफ में लेखक लिखते हैं कि जो पुरानी फिल्मों के जो शैलेंद्र के गीत होते थे उसमें केवल दुख नहीं था, उसमें अपनी जिंदगी में उस दुख से लड़कर आगे बढ़ने का संदेश भी होता था। आप पुराने गानों को सुनिए, वो हमें संदेश देते हैं। बोलिए। अभी देखिए, अगर एक दो चार मोटिवेशनल सॉन्ग जो होते हैं, एक गाना है ना, किस्मत बदलती देखी है ये जग बदलता देखा है ना कि नहीं? यस सर। एक कैलाश खेर का वो गाना था, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, जय जयकारा बाहुबली वाला, आपको याद है? यस सर, याद है ना? तो सब क्या है, मोटिवेशनल सॉन्ग है। अभी वही तो नर हो। हाँ, यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। आगे देखिए, कहते कि शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तत्व प्रदान किया। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का यह गीत तो अद्वितीय बन गया। तीसरी कसम जो उनकी पिक्चर थी वो उनके भाव से लिखी गई थी और सर्वश्रेष्ठ चीज थी, बेस्ट, उसका कोई तोड़ नहीं था। और मुकेश कुमार एक गायक है। मुकेश कुमार कौन है? एक गायक है। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का यह गीत तो अद्वितीय बन गया है। क्या? सजनवा बरी हो गए हमार चिठिया हो तो हर कोई, बाचे भाग न बाचे कोई। ये एक गीत है, कभी सुनिएगा आप लोग। चलिए, सुना था मैंने।
कहते हैं कि अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। अब देखिए अभिनय की दृष्टि से, मतलब जो एक्टिंग, अभिनय माने एक्टिंग, जो राज कपूर जी ने एक्टिंग की है उस एक्टिंग के हिसाब से, उस किरदार के हिसाब से जो तीसरी कसम थी राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन वाली, सबसे बहुत अच्छी पिक्चर थी। राज कपूर जी ने समीक्षक और कला मर्दों की आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं तीसरी कसम में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हैं। जो किसी भी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ किरदार होता है उस किरदार को निभाने में राज कपूर जी एकदम सफल व्यक्ति, सफल किरदार इनका रहा है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद है उतना जागते रहो में भी नहीं। तीसरी कसम भी उनकी एक पिक्चर है और जागते रहो भी उनकी एक पिक्चर है। तो जो किरदार उन्होंने यहाँ इतने बढ़िया से निभाया है उतना जागते रहो में भी नहीं निभा पाया है, जबकि जागते रहो भी उनकी सुपर डुपर हिट फिल्म थी। जागते रहो में राज कपूर का अभिनय बहुत सराहा गया था, लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करता। राज कपूर अभिनय नहीं करता। मैंने आपको कल बताया था ना कि जब कभी भी आप नायक बनते हो, जैसे मान लीजिए आपको किसी नाटक में दुष्यंत बना दिया गया, तो आपका नाम अर्पित नहीं रहेगा, आप उस समय दुष्यंत रहेंगे। आपको दुष्यंत बनना है, अपने जीवन में दुष्यंत लाना है। अगर आपको अपनी शकुंतला के लिए रोना है तो उस अभिनय स्टेज पर आपको रो के दिखाना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। तब आप जिस तरह से आपको भी पढ़ रहे हैं, छात्र जीवन है, कहा जाता है कि छात्र जीवन तपस्या का जीवन होता है, तो वास्तव में आपको अपने शरीर को तपाना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा 8 घंटे कुर्सी पे, तब जाके आपको सफलता नामक शकुंतला मिलेगी। क्लियर? यस सर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। बाकी आप लोग पढ़ लेंगे, अब इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। ठीक, हाँ, अंतिम इसको पढ़ा लेते हैं। ओके सर। कि तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। देखिए कल मैंने बताया था ना कि इसके जो मूल लेखक है वो कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक, कहानी का रेसा रेसा, उनकी छोटी छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उतर आई। मतलब जो भी चीज इस उपन्यास में लिखी गई है, एक एक चीज उस तीसरी कसम उस मारे गए गुलफाम में आ गई। अब जरा आप हमको ये बताइए कि आपको चीजें कहां नहीं समझ में आई हैं, तो फिर मैं उसको क्लियरिफाई करूं। ठीक है, देख लीजिए तो